हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन रेड क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे होंगे, इंटरेक्ट कर रहे होंगे वीडियो के साथ, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, रिलेट कर पा रहे होंगे। सिलेबस आपको यहाँ पे डिटेल में मिल रहा है, आप सिलेबस से मैच कर सकते हैं हर क्लासेस को। ठीक है, आज की यह क्लास आपको इंटरेस्टिंग होगी, समझ में आएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी शाइन रेड क्लास साथ बने हुए हैं, लाइक से सब्सक्राइब ना भूलें। अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, ज्वाइन करना होगा। सारी चीज़ें आपको ए टू जेड समझाऊंगी, बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो कि सिलेबस में दिया और पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज की ये क्लास में जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे एजुकेशन पेपर 2, जो कि 50 नंबर का, ये बात आप सभी को पता है। ठीक है, टॉपिक है हमारा वुड का घोषणा पत्र। इससे पहले मैंने आपको मैकॉले का पत्र बताया था, ठीक है, पूरी डिटेल में बताया था। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है वुड का घोषणा पत्र। ठीक है, वुड डिस्पैच इनका नाम है, और ये वुड के घोषणा पत्र के नाम से बहुत ज़्यादा ये फेमस हुए थे। अब आइए जानते हैं कि इनके बारे में क्या बातें कही गई हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपसे प्रश्न आएगा कि वुड का घोषणा पत्र क्या है। ठीक है, अपने अभिप्राय से लिखिए या टिप्पणी करिए या बताइए व्हाट इज वुड डिस्पैच। तो यहाँ पे क्या लिखना है उचित तरीके से, क्या है इनके बारे में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जो भी लोग सीक्वेंस से चलते आ रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस को देखे हुए हैं, तो वही रिलेट कर पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, टेट सुपर टेट में बहुत आता है, सुपर टेट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इस बात को ध्यान रखना होगा। यहाँ पे दिया है 1833 के बाद कंपनी को 1853 में एक नया आज्ञा पत्र जारी करना था। 1833 के बाद कंपनी को 1853 में एक नया आज्ञा पत्र निकालना था, जारी करना था, ये एक नियम था। ठीक है, उस समय ब्रिटिश संसद को यह एहसास हो गया था कि बहुत लंबे समय तक भारतीय शिक्षा नीति की अनदेखी नहीं कह सकती, क्योंकि ब्रिटिश शासन चल रहा था, पूरा कंट्रोल उनके हाथ में था, और ये जो भारतीय शिक्षा थी उसको पूरा दमन करते हुए जा रहे थे, अनदेखी कर रहे थे। उनके लिए कोई खास जो है कोई स्पेशल चीज़ नहीं करना, उनको ध्यान नहीं देना, वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, इसीलिए भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करते हुए एक समिति का गठन किया। इसीलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय शिक्षा के संदर्भ में जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, उसके सारे रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, एक कमेटी को बनाया गया था। ये कमेटी बनी क्यों, इस बात को यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया गया है, क्योंकि ये लोग शुरू से हमेशा से अपनी नीति को ही लगाते आए थे। जो भारतीय शिक्षा थी उसको ये दबा रहे थे, उनका दमन कर रहे थे, लेकिन ये कब तक कर सकते थे, एक ना एक दिन तो ये खत्म ही होना था। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक भारतीय शिक्षा की समिति के लिए एक गठन बनाने की योजना लिया। एक समिति बनाने का इन्होंने सोचा कि हम इनके लिए एक समिति का गठन करते हैं। ठीक है, क्लियर है? आइए देखते हैं। इस समिति ने 1853 तक की भारतीय शिक्षा का गहनता से अध्ययन किया। ये जो समिति बनी, जो कमेटी फॉर्म हुई, उसने क्या किया कि जितना भी शुरू से था तब से लेकर टिल डेट तक सब कुछ अच्छे से देखा, बहुत डीपली जाके अध्ययन को किया, समझा कि क्या विचारधारा है, कैसी सोच है, सबके बारे में विचार करने के बाद भारतीय शिक्षा पर अपने सुझाव दिए। फिर बाद में जाके इंडियन सिस्टम, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो इंडियंस का सिस्टम है, उस पर जाके अपनी टीका टिप्पणी सुझाव जितना भी देना था, लोगों ने उसमें व्यय के रूप में हर एक तरीके से अच्छे से बताने का पूरा प्रयास किया। ठीक है, अच्छे से बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं। समिति के सुझाव, जो समिति ने सजेस्ट किया था, बहुत सारे लोग समिति में रहते हैं, ठीक है, 10-15 लोग रहे होंगे, उनमें सारे लोगों ने अपने अपने सजेशंस को दिया है भारतीय शिक्षा के आधार पर, कंपनी के सामने रखे। 19 जुलाई 1854 को एक नई नीति की घोषणा की। नई नीति की डेट याद रखिएगा, प्रश्न आपको आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 19 जुलाई 1954 को क्या डेट थी? 19 जुलाई 1854, सॉरी। ठीक है, 1854 है, ध्यान रखिएगा। नई शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी, तो आपको यह बताना होगा 19 जुलाई 1854, 19 जुलाई 1854। ठीक है, वुड डिस्पैच का मैटर जब रहेगा तब। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, उस समय सर चार्ल्स वुड का क्या नाम है इनका? सर चार्ल्स वुड, पूरा नाम जो वुड डिस्पैच बताया जा रहा है, उनका पूरा नाम सर चार्ल्स वुड डिस्पैच है। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। ये कौन थे? तो ये आपको प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में कि वुड डिस्पैच कौन था, तो आपको बताना होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। क्लियर है? यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डाल के मार्क कर लीजिएगा, या अलग पेंसिल या पेन से कलर कर लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए उन्हीं के नाम पर कंपनी ने उन्हीं के नाम पर एक नया आज्ञा पत्र जारी किया, जिसको वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच प्रकाशित कराया गया। ठीक है, वुड का घोषणा पत्र कहा गया। इनका क्या था? वुड का घोषणा पत्र इनके नाम पर ही दिया गया। ठीक है, कब दिया गया? 1854। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत बारीकी से चीज़ों को बता रही हूँ, प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में और सुपर टेट में बहुत आएगा।
अब आइए जानते हैं कि जो पत्र था इनके बारे में क्या 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 चीज़ें दी गई। मैं आज आपको वही चीज़ें टू द पॉइंट बताऊंगी। इससे पहले की जो क्लासेस मैंने की उसमें मैंने कुछ ज़्यादा ही इलिबरेट करके आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन शायद आप सभी के लिए लेंदी हो रहा था, ठीक है। इसीलिए मैंने अब आपको उतनी ही एग्जैक्ट चीज़ लेकर बताने की कोशिश की, जितना आप उतना ही पढ़ें और उतना ही जाकर आप पेपर में लिख दें। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। अभी जितना आपके डिलेट में आएगा उतना मैं यहाँ पे कवर करा दूंगी जब आपको टेट की तैयारी करनी होगी। टेट में तो ये कम पूछते हैं, सुपर टेट में ज़्यादा आता है ये वाला सेक्शन। तो ये जो आप सब सुपर टेट की तैयारी करेंगे तब आपको ये दो दो तीन तीन चार चार पन्ने में आपको मिलेगा। अभी तो ये आपको 5 पैराग्राफ में मिल जाएगा, 5 लाइनों में मिल जाएगा, एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। बट ये है कि सुपर टेट की तैयारी में आपको ये 5-6 पन्नों का मिलेगा। बहुत ढेर सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे उतना ही देखेंगे जो आपके सिलेबस में है, उससे बाहर नहीं देखेंगे कुछ भी। बुक में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, वो आएगा नहीं, इसीलिए बता रही हूँ। जो टॉपिक आया है, जिससे प्रश्न आएगा, वही मैं आपको रिलेवेंट शेयर करूँगी आपसे। चलिए देखते हैं। यह अनुच्छेद जो था वो 100 अनुच्छेद था। इसमें जो ये जो पत्र जारी किया गया था इसमें 100 आर्टिकल्स थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही देख सकते हैं कि ये जो पत्र था इसमें 100 अनुच्छेद थे। 100 अनुच्छेद का ये पत्र था। यह अत्यंत बृहद दस्तावेज, बहुत ज़्यादा ही ब्रीफ था। 100 थे इसलिए बहुत ज़्यादा ही ब्रीफ में पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया गया था, जिसमें भारतीय शिक्षा और कंपनी की भूमिका को स्पष्ट किया गया। इसमें क्या क्या जो भारतीय शिक्षा, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, उसने कंपनी ने इनकी जो भूमिका थी उसको क्लियर करके हर एक चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए बताया था, ठीक है। यह घोषणा पत्र के बाद भारतीय शिक्षा में बहुत, जब ये घोषणा पत्र जारी हो गया, घोषणा पत्र को निकाल दिया गया, तो उसके बाद भारतीय शिक्षा में देखने को मिला बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रगति देखने को मिली कि इस शिक्षा की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा। भारतीयों का रुझान खुद की शिक्षा के लिए, खुद की भारतीय शिक्षा के लिए बढ़ा। उनको उन्होंने महत्व दिया गया, उनकी इज्जत की गई। बहुत कुछ जो खत्म हो रहा था उनको बढ़ते हुए देखा गया कम समय में, ठीक है। इसलिए कुछ विद्वानों के द्वारा वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र की संज्ञा, इसीलिए ये वुड का जो पत्र था, वुड की जो वुड का घोषणा पत्र था, चार्ल्स वुड ने ले आया था, ये भारतीयों के लिए एक वरदान साबित हुआ। इसलिए बहुत सारे जो भारतीय विद्वान थे उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो ये वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र है, ठीक है। इसको भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र के समान जो है इनको संज्ञा दी गई, इनको उपाधि दी गई, ठीक है। इनको सराहनीय काम बताए गए। पत्र उनके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सभी को क्लियर है? कोई प्रॉब्लम अगर किसी को भी होती है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर बता दूंगी, ठीक है। चलिए आगे। मुझे उम्मीद है किसी को कोई सिंगल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब आइए देखते हैं कि वुड के घोषणा पत्र के कारण क्या थे। रीजन ऑफ वुड डिस्पैच, इनका कारण क्या था ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कारण में यहाँ क्या बताई गई ये बातें। पहला, देश में अंग्रेजी शिक्षा की मांग दिन प्रतिदिन डे बाय डे बढ़ते जाने के कारण नई शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये जो पत्र जारी किया गया, भारतीय शिक्षा को दबाया जा रहा था। भारतीय शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, कोई महत्व नहीं था। भारतीय शिक्षा का दमन पतन एक बराबर सीध में चलता आ रहा था बहुत लंबे समय तक। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, समिति बनाई गई। उस समिति में 10 लोगों को रखा गया। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रही है? फिर समिति ने क्या किया, अपने अलग अलग सुझाव को दिया। ये इनका, ये इनका, ये इनका, ये इनका, ये इनका, ठीक है। 6 मेंबर, 6 लोगों ने बताया कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको ये चीज़ शिक्षा के लिए लानी होगी, और भी भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अंततः क्या हुआ, एक नीति निकाली गई। क्या नाम निकला उसका? भारतीय शिक्षा नीति। 1854 में नई नीति की घोषणा की गई। जो ये पत्र इनका जो वुड डिस्पैच का है इससे रिलेटेड थी, और बहुत सारी चीज़ें भारतीय शिक्षा के संदर्भ में रखी गई सामने, जिसका बढ़ावा मिलते, जिसका सपोर्ट मिलने से क्या हुआ, भारतीय शिक्षा में एक प्रगति की लहर दौड़ पड़ी। लोगों का रुझान बढ़ने लगा, उनके महत्व बढ़ने लगे। क्लियर है? अब ये जो पत्र जारी हुआ है इसके क्या क्या कारण रहे हैं, किस वजह से जारी हुआ है, इन सब चीज़ों को इसी कारण में आपको बताना है। प्रश्न आपको आएगा वुड घोषणा पत्र के कारण क्या है, 3 कारण बताइए, 4 कारण बताइए, तो आपको बताना होगा। इसलिए यहाँ पर फुल डिटेल में समझते हुए चलिएगा कि कारण यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ठीक है। देश में अंग्रेजी शिक्षा की मांग डे पर डे बढ़ रही थी, क्योंकि पूरी कंपनी के कंट्रोल में था। वो जैसे कंपनी है तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहता है वही चीज़ को सर्कुलेट करेगा, जाहिर सी बात है आपको। तो जो उनका रूल था, जो उनके रेगुलेशंस थे, जो उनकी नीति थी, जो उनकी पॉलिसी थी, वही वो अप्लाई करते थे। खासकर उनका प्रचार जो था, प्रचार पूरा करना, इंग्लिश 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 करना। इसीलिए दिन प्रतिदिन जो इंग्लिश शिक्षा थी, जो बाहर के अंग्रेजों की शिक्षा थी, उसके कदम तो बढ़ रहे थे, लेकिन भारतीय शिक्षा उतनी ही नीचे धरातल पर दबती जा रही थी। लोगों का कोई ध्यान ही नहीं था। अपनी संस्कृति और कल्चर को छोड़ के लोग दूसरे की नीति और कल्चर को अपना रहे थे, ठीक है।
यहाँ पर क्या बात कही जाए, देश में अंग्रेजी शिक्षा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने के कारण नई शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने, नए शिक्षण संस्थान जो इंस्टीट्यूट हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम और उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इस पत्र को लाया गया। ये जो पत्र आया है, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोगों ने इस चीज़ को बाद में निकाला, कुछ लोग उसमें सही थे, उनके अकॉर्डिंग नहीं थे, तो उन्होंने इस चीज़ को सोचा कि आप कितने दिन इस शिक्षा नीति को दबा सकते हो, आप नहीं कर सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा, ये गलत है। जिसकी वजह से इस चीज़ों को रुझान देकर मतलब ये बात मरने भी ना पाए और बात बनी भी रहे। ऐसा भी क्या जाता ना कि बात खराब भी ना हो और बहुत ज़्यादा ही कोई अच्छा काम भी ना हो जाए, बात बनी रह जाती है। तो वही चीज़ इन्होंने की थी कि इन्होंने क्या सोचा कि हम ऐसा कुछ नीति लाते हैं जिसके थ्रू हम जो ये गलत जो पतन हो रहा है, जो लोगों का रुझान ज़्यादा खराब हो रहा है, इनसे हम बचे रहेंगे और हम कहीं कहीं जवाबदेही भी नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ को सोचकर इन्होंने समिति बनाई, फिर घोषणा की। अब ये जो घोषणा की उसमें ये बात निकल के आई कि अंग्रेजी शिक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, तो जो सही विद्वान भारतीय के थे उनको दिमाग में था कि कोई संस्थापना, कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज ना कुछ बन रहा है, ना कोई गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, ना पाठ्यक्रम में कोई ऊंचा स्तर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों का ही जो निवारण था, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस डिस्पैच के पत्र को निकाला गया कि यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाए, विद्यालय बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए, पाठ्यक्रम में चेंजेस लाया जाए, व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इसको एक कारण राइज हुआ कि इसको बनना ही बनना था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए दूसरा देखिए, अधिक समय तक भारतीयों की शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने के लिए, मतलब यहाँ पे क्या है, ये पत्र की मतलब इतने टाइम से ये वंचित रख रहे, अब नहीं कर सकते हैं। तो एक कारण ये था कि जो पत्र आया कि आप आखिर कब तक रख पाओगे इनको, कब तक आप धोखे में रख पाओगे, इसीलिए ये इस एक कारण ये भी था, बहुत बड़ा कारण कि अब हमको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर यहाँ पे है शिक्षा को जन शिक्षा बनाने के लिए। यहाँ पे क्या था, जो शिक्षा थी, बहुत सारे विद्वान के थे, बहुत सारे जो छोटे वर्ग जाति के लोग थे, बहुत वो नहीं जा पाए थे या वो उनकी इज्जत नहीं करते थे, तो वो वहाँ जाते नहीं थे। तो होता ना कि बहुत छोटे मतलब जो शूद्र वर्ग के लोग रहा करते थे उस समय, वो डरते थे, उनको डर लगता था, क्योंकि उनको जो है नौकरों की तरह वो लोग ट्रीट करते थे। इस वजह से ये लोग वहाँ पर जाने पर डरते थे। तो इन्होंने ये सोचा कि ऐसा कुछ सिस्टम बना के रखते हैं, भारतीय विद्वान जो बड़े बड़े विद्वान थे वो शामिल थे, कि हम ऐसा कुछ कर देते हैं कि ये जो लोग हैं ये भी जिसमें रहें और जन शिक्षा को बढ़ावा मिल जाए, सभी लोगों को शिक्षा बराबर हो जाए, किसी को कोई डर ना रहे। ठीक है, तो ये सारा कारण था इस पत्र को जारी होने का या इन सारे पत्र को आने का। क्लियर है यहाँ तक? मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिक चीज़ें हैं। चौथा पॉइंट देखिए, आइए, भारत में स्त्री शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा की स्थिति को जानने के लिए। जो स्त्री शिक्षा भारत में क्या है, मुस्लिम शिक्षा भारत में क्या है, खासकर मुस्लिम औरतों के लिए भी बहुत कुछ था। मान लीजिए हिंदू धर्म की जो औरत हैं, लड़कियां थी, उनको तो थोड़ा मतलब छूट भी हो जाती थी किसी चीज़ें, लेकिन जो है मुस्लिम धर्म के लोगों को नहीं होती थी। या तो बहुत राजघराने की ओर रानियाँ बहुत राजघराने की ओर रहती थी, तो हो सकता था कि उनके जो मौलवी रहते वो आते थे, पढ़ाते थे, करते थे, बट ये है कि उनको भी बहुत ज़्यादा जाने का नहीं था। तो ये सारी चीज़ों का भी एक कारण था कि सारी से जो लड़कियां हैं वो भविष्य बन रही कल का, उनको भी नहीं पढ़ने दिया, दबाया जा रहा है। तो ये सारे कारण थे इन सब चीज़ों को लाने के। ठीक है, फोर्थ हो गया। आगे चलते हैं। भारत के सभी स्तर की शिक्षा और तकनीक समस्याओं के समाधान के, जितने भी स्तर हैं भारत में, उच्च वर्गीय, माध्यम, फिर जितने भी हैं सारे माध्यम को लेके, जन शिक्षा को लेके, स्थिर शिक्षा को लेके, सारे लोगों को, अनपढ़ों को लेकर, अनपढ़ों के लिए शिक्षा लेके, इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए इस पत्र को घोषणा में लाया गया था। ये कारण बना था कि ऐसा कुछ करना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से ये पत्र को जारी किया गया। तो 5 की फैक्टर मैंने आपको शेयर किए। किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? सिंगल प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत ही फ्रैंकली, कि आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो ये आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर है? चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। होपफुली समझ में आ रहा होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर यहाँ पे क्या है, वुड के घोषणा पत्र की सिफारिशें और सुझाव। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। आपको आएगा कि आपके वुड के घोषणा पत्र की सिफारिशें क्या थी या उनके सुझाव क्या थे, आप अपने शब्दों में लिखिए। आपको ये प्रश्न आएगा 2 नंबर का, जिसमें आपको 5 लाइन कम से कम लिखनी होगी। ठीक है, ये पेपर 50 नंबर का है, कॉपी भर के लिखा करिए, ऐसे नंबर आपको नहीं मिल जाएगा आसानी से। देखिए, पहला क्या है, शिक्षा की व्यवस्था। वुड की जो घोषणा पत्र सिफारिश की गई, जो भारतीय विद्वानों ने भी किया है कि इस चीज़ को लाना चाहिए, करना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले जो सिफारिश की गई या सुझाव रखा गया, वो पेशकश, कोई चीज़ आपको काम करवाना है तो रीज़न बताना पड़ता है ना। जैसे आपके अभी पेरेंट्स से जो लोग अभी अर्न कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अर्न कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो ठीक है, जब मर्जी आई वो खर्चा किए, लेकिन जिसको अब जो अपने पेरेंट पर डिपेंड है, बहुत सारे लोग डिपेंड है, अभी भी डिपेंड है, उनको अगर 1-2 हज़ार रुपये या छोटी मोटे कोई पैसे मांगने तो बात की बात, लेकिन अगर उनको 5,000 10,000 रुपये मांगना है तो उसको बहुत सॉलिड रीज़न बताना पड़ता है। अच्छा, काम क्या है,
क्यों चाहिए ये बताना पड़ता है। तो उसी तरह से यहाँ पे है कि ये पत्र को लाना था, ये कमेटी बनी, बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए कुछ मुद्दा रखना चाहिए ना कि ये चीज़ क्यों हो रही है, वो रीज़न यहाँ पे आपसे समझना है, यही रीज़न आपसे पूछा जाएगा। हर चीज़ को समझने से पहले समझा करिए कि ये चीज़ क्यों हुई है, इसका क्या मतलब है। एक बात ध्यान से रखिएगा, टेट, सुपर टेट, सी टेट ये उन्हीं बच्चों का निकलेगा जो हर चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हुए पढ़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि रट के पास कर लेंगे तो इट कांट बी पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी है। इसीलिए चीज़ों को समझते हुए चलिए कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कहाँ पे क्या रहे। बार बार बोल रही हूँ कि ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी टेट में भी काफ़ी ज़्यादा पूछ लिया जाता है, सुपर टेट में बहुत आता है, बहुत ज़्यादा सुपर टेट में आता है ये जो सेक्शन है। इसलिए ध्यान से देखते हुए चलिए कि प्रॉब्लम आपको आगे ना फेस करनी पड़े, ठीक है। चलिए, ये रही बात की बात जो रिलेटेड था बताया आपको। यहाँ पे है शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है, एजुकेशन के अरेंजमेंट क्या है इसके लिए, ठीक है। आपने सिफारिश की, सिफारिश में आपने पहला मुद्दा, एक बंदे ने कहा कि शिक्षा की व्यवस्था को सुधार करने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमको ये समिति लानी होगी, हमको ये व्यवस्था करनी होगी। इसमें क्या कहा गया, घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया कि शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व है, क्योंकि कंपनी जो है पहले 1 लाख रुपये दे रही थी, फिर 10 लाख रुपये कर दी उस चीज़ को। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि ये भारतीय शिक्षा को भी अब ध्यान दिया जाए, ये उत्तरदायित्व, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंपनी लेगी। तो शिक्षा की व्यवस्था में सुधार करने के लिए इसको लाया जाए, ठीक है, एक सुझाव। दूसरा सुझाव क्या है, चलिए आइए देखते हैं। दूसरा है, सेकंड यहाँ पे है, शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य। जो ये शिक्षा हो रही है ये सिर्फ ऑन पेपर नहीं होनी चाहिए या दिखाने के लिए ही नहीं होनी चाहिए, अर्थ भी होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो ऑन पेपर दिखा दी जाती है कि कोई चीज़ सेंक्शन हुई है और इतना पास हो गया, गवर्नमेंट से पैसा उठा लिया गया और लोगों में दिया ही नहीं गया। बहुत बार ऐसा घपला देखने को, स्कैम बहुत लोगों ने किया है। उसी तरीके से यहाँ पर है कि इन्होंने कहा कि अगर ये सिफारिश हो रही है तो ऑन पेपर नहीं होना चाहिए, इसका जो चीज़ हो रहा है उसका एक अर्थ भी होना चाहिए, उसका अर्थपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक है। इस घोषणा पत्र में भारतीय अंग्रेजों के शासनकाल के दोनों को ध्यान में रखते हुए रगर शिक्षा के उद्देश्य, मतलब जो भारतीय हैं वो, जो अंग्रेज है वो, दोनों के टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए दोनों की शिक्षा की व्यवस्था अलग अलग रूप से करनी चाहिए, ठीक है। और उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि ये चीज़ पढ़ी जा रही है तो क्यों, क्या काम है, कहाँ से आपको आगे चल के मदद करेगा। क्लियर है दूसरा पॉइंट, उम्मीद है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, तीसरा देखिए, जन शिक्षा विभाग की स्थापना की घोषणा, सभी के लिए बराबर। जन, जन का मतलब क्या होता है, लोग, लोग का मतलब क्या होता है, हर जात के लोग, हर बिरादरी के लोग, किसी को कोई अलग कैटेगरी नहीं देगा। अगर ब्राह्मण है तो उसकी आरती नहीं उतारी जाएगी, ठीक है। हर शूद्र है तो उसको जो है पीछे नहीं बैठाया जाएगा। जन शिक्षा का मतलब होता है कि सारे स्त्री, सारी औरतें, सारे जो अनपढ़ लोग हैं, वो जो पढ़ना चाहते हैं, वो जितने भी जन शिक्षा में सभी लोग आते हैं उन सबको शिक्षा दी जाएगी, वो अधिकार सबका होगा, किसी स्पेशल का नहीं होगा। तो इनकी व्यवस्था करना, इनके लिए एक विभाग बनाना। इस घोषणा पत्र में भारत की कंपनी जो है, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी शासित प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की घोषणा की गई। यहाँ पर यह भी कहा गया कि आपको इस सिफारिश में चीज़ मेंशन करनी होगी कि आप जन शिक्षा विभाग की स्थापना करेंगे, हर जिले, हर प्रांत में आप इस चीज़ की सुविधा को लाएंगे। ये सुविधा लाने के लिए सारी चीज़ें चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा का संगठन। फोर्थ क्या है, शिक्षा का संगठन। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के संबंध में 4 स्तर बताए गए थे, प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और उच्च स्तर। 4 लेवल पे बताया गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4 लेवल बताए गए, इनको विभाजित करना, सारे लोगों का, प्राइमरी का विभाग अलग करना, मिडिल का अलग करना, हाई स्कूल का अलग करना, उच्च स्तर का अलग करना, सारे टीचर अलग करना, सबकी व्यवस्था अलग करना, सबके पेपर अलग कराना, सबको पाठ्यक्रम अलग होना, सबको अलग चीज़ों की सुविधा मुहैया कराना, सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से की जाएंगी और सब लोगों का जो कमेटी है वो अलग रहेगा, सबका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहेगा वो अलग रहेगा, ठीक है। तो शिक्षा का स्वरूप जो है, शिक्षा का संगठन सही तरीके से होना चाहिए, तभी ये शिक्षा का जो कार्यक्रम है ये सही तरीके से आगे चलेगा। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं। फिर सहायता अनुदान क्या है, यहाँ पे 5th पॉइंट है, यहाँ पे सहायता अनुदान। यह शिक्षा नीति के शिक्षण संस्थानों को बिना भेदभाव के आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इसमें यह कहा गया कि आप ऑन पेपर ना करो, पहली बात, तो आप उसको साक्षात रियलिटी के साथ रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हुए आप उस चीज़ को करो। दूसरा क्या कहा गया यहाँ पर, ये कहा गया
कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इनको आप जितनी भी सहायता है, जो सहायता अनुदान प्रणाली है, छात्रवृत्ति देने का जो नियम है या स्कूल के खर्चे को उठाने का जो नियम है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, सारी चीज़ आप उनको मुहैया दोगे, अवेलेबल करवाओगे, मुहैया करवाओगे। हर चीज़ आप उनको पूरी तरीके से संस्थानों को अपना पूरा समर्थन दोगे। इस चीज़ को रखना है। और कोई मतलब ये सोचो कि एक कोई आपने इंस्टीट्यूट बनवा दिया और वहाँ पे सारे अच्छे बिरादरी के ही लोग हैं, बड़े बड़े उच्च क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये आप उन्हीं को दो, बाकी जो छोटे कास्ट वाले हैं उनको ना दो। ऐसा भी कुछ भी वहाँ पर देखने को नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें, ये सारे सुझाव, ये सारी सिफारिश पहले से मेंशन करवाई गई और पहले से ध्यान रखते हुए करवाया गया कि ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, अब चाहिए तो चाहिए और होनी चाहिए। ठीक है, आगे चले, कोई प्रॉब्लम? ये रही सिफारिश और सुझाव जो मैंने आपको क्लियर बताया। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि इनके दोष क्या रहे। हर चीज़ में एक लिमिटेशन होती है और इनमें भी लिमिटेशन थी। आपसे प्रश्न पूछेगा, शायद 2017 में 18 में पूछा गया है कि वुड के घोषणा पत्र के 2 दोष बताइए। तो आपको यहाँ पर चलिए देखते हैं। पहला दोष आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया, पाच्य साहित्य की उपेक्षा। पाच्य पाश्चात्य विवाद मैंने आपको पूरा बताया था। एक पाच्य का समर्थन खड़े थे और एक पाश्चात्य का समर्थन यही भारतीय विद्वान खड़े थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फूट डाल दी थी। ठीक है, अब देखिए, इस घोषणा पत्र में पाच्य साहित्य को महत्वपूर्ण माना गया, किंतु व्यवहार में इनकी उपेक्षा की गई। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पाच्य साहित्य को अच्छा तो माना गया कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, धर्म संस्कृति इन सब चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, मानना चाहिए, अपने लोगों को मतलब दूसरे के देख के अपने को नहीं, बहुत तमाम चीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा ब्ला 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 ब्ला, ये सारी बातें कही गई। लेकिन मतलब सिर्फ कहा ही गया, मन में इज्जत नहीं दी गई, कुछ भी नहीं, ऑन पेपर वर्क हुआ, अरे ठीक है जब होगा तो देखेंगे, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। वही तरीका यहाँ पे घोषणा पत्र में ये था कि पाच्य साहित्य को महत्वपूर्ण माना गया, जो पाच्य साहित्य था उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, लेकिन व्यवहार जो था वो अलग ही था, कहा ही गया लेकिन किया कुछ नहीं गया। तो ये एक दोष था। ठीक है, दूसरा दोष देखते हैं, स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था की समाप्ति। स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था की समाप्ति कर दी गई। घोषणा पत्र में शिक्षा पर पूर्ण रूप से कंपनी का उत्तरदायी घोषित कर दिया गया था घोषणा पत्र, लेकिन अपनी बात को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये भी रखा कि मैं आपकी अगर सारी सिफारिशें सुझाव मांग रहा हूँ तो सब कुछ बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेरे पास रहेगा। इस पे ये चीज़ें देखी गई। तो इससे क्या हुआ कि भले चाहे कितना भी हो, अगर आपको कोई काम करवाना भी हो और आपको बार बार जाके वहाँ पर किसी के सामने हाथ फैलाना हो या कहना हो हमारी इंडिया में आके करें, तो ये भारतीयों को न कभी गंवारा था, न कभी गंवारा है, न कभी गंवारा होगा, आज भी नहीं होता है। इसी तरीके से था। तो ये एक जो दोष देखने को मिला कि हमको कोई आज़ादी नहीं थी कि हम अपने देश में रह रहे जहाँ हम जन्म लिए हैं और वहाँ पे कोई और दूसरा कब्जा आके कर रहा है और हमारे पर शासन कर रहा है, इस तरीके से। तो ये स्वतंत्र शिक्षा की व्यवस्था की पूरी समाप्ति नहीं थी, ये एक दोष देखा गया था उस समय। ठीक है, फिर देखिए, पाठ्यक्रम में अंग्रेजी साहित्य पर बल। आखिर थे तो अंग्रेजी, कुछ भी हो, कोई अपनी जड़ को नहीं छोड़ सकता है। कोई अपने कोरोना आया, कोविड आया, तो लोग क्या हुए, 1 बीघे की ज़मीन भी जिसके पास थी, ठीक है, हम लोग के साइड में 1 बीघा बराबर जो है 20 बिस्सा के होता है। यहाँ पर क्या हुआ कि आज कोई इसको पूछने के लिए नहीं, लेकिन कोविड एक ऐसा आया कि उस 1 बीघे की इज्जत भी करने के लिए वापस आए लोग। कोई जब जान की पड़ गई तो सब वापस आए, सारे लोग वापस आए हैं। इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि जो अंग्रेजी थे वो अपनी कभी जिस न्यू में पैदा हुए हैं, धोखा देने वाले न्यू में, उसको कभी छोड़ नहीं सकते हैं। इसी वजह से ये आते थे हमारे इंडिया में, राज करते थे और मुँह पे तो बड़ा भारतीय भारतीय चिल्लाते थे, लेकिन अंदर से वो थे तो अंग्रेजी। तो वो क्या था, पाठ्यक्रम जो चाहते थे पूरा इंग्लिश का चाहते थे, पूरा जो है सब कुछ वो इंग्लिश। वो चाहते थे कि आप रहो भारतीय, खून आपका भारतीय दौड़े, लेकिन आप काम वही करो जो हम कहें। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर थी। तो वुड के घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच में पाठ्यक्रम में पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने की वकालत की गई थी। ये एक अच्छी चीज़ भी थी और लेकिन एक बुरी चीज़ भी थी, क्योंकि ये अगर डॉक्टर बनाते, ये वकील बनाते, तो ये अपनी कंपनी के साथ इंग्लैंड आपको तमाम जगह भेज देते, पैसे की लालच में देकर आप सेवा पढ़ाते भले ही आपको, लेकिन ये सेवा अपनी आप से करवाते, ठीक है, आपको भारतीय में रहने ही ना देते, या आपको जो बड़े आपको नाम का डॉक्टर बना देते, आपको बड़ी बड़ी जो बीमारियाँ हैं जो आपके यहाँ महामारी फैल रही, उसका डॉक्टर या उसका विशेषज्ञ आपको बनाते ही नहीं। और ऑन पेपर क्या होता है कि इन्होंने आपका सपोर्ट किया और आपको डॉक्टर बनाया, ऐसी चीज़ें देखने को मिली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या थी, ये सब इनके जितने भी थे दोस्त थे, जो मैंने आपको क्लियर तरीके से समझा दिया। ठीक है, आइए देखते हैं एक नया टॉपिक, होपफुली समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। फिर यहाँ पे है वुड के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा का प्रभाव। जो वुड का ये घोषणा पत्र है, इस पे इंडियन की जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम था, इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ा। हर चीज़ का अपना प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा, इस बात को हम सभी हमेशा ध्यान में रखते हुए चलेंगे। देखते हैं क्या है। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच का भारतीय शिक्षा पर तत्कालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार से इफेक्ट पड़ा था। एक तुरंत इम्पैक्ट भी पड़ा था और एक बहुत लंबा इम्पैक्ट भी पड़ा था। ठीक है,
वुड के घोषणा पत्र के बाद सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना हो गई। जब ये घोषणा पत्र चला तो इससे क्या हुआ, हर एक जिले प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना कर दी गई। इससे अपना कार्य करना शुरू कर दिया लोगों ने। फिर अपना कार्य, जो समिति बनी, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया और शिक्षण संस्थानों को सहायता दी गई, अनुदान देना शुरू कर दिया गया, उनको पूरी तरीके से मदद करनी शुरू कर दी गई और विभिन्न स्तर में विद्यालय कॉलेज खुलने शुरू हुआ। हर एक लेवल के लिए, प्राइमरी, मिडिल, उच्च स्तर, सबके लिए जो है विद्यालय और कॉलेज ओपन होना शुरू हो गए थे। विश्वविद्यालय के बहुत सारे विश्वविद्यालय जो है प्रांतों और जिलों में ओपन करने की प्रक्रिया चालू हो गई थी। तो ये सारा क्या था, ये मैंने आपको यहाँ पर ये घोषणा पत्र बताया कि घोषणा पत्र बहुत कुछ अच्छा भी ले आया भारतीय शिक्षा के लिए। ठीक है, जो भी चीज़ें नहीं हो पाई, कम से कम कुछ तो हुआ। विद्यालय खुले तो बच्चे लोग जाने तो लगे, जनशिक्षा को बढ़ावा तो मिला। भारतीय शिक्षा का जो दमन हो रहा था, भारतीय शिक्षा नीति को एकदम से ख़त्म कर दिया, कम से कम उसका एक अस्तित्व बना रहा। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी जो है ये थैंकफुल रहा कि हाँ, हमारा चलो ठीक है, अस्तित्व तो मेंटेन रहा, हमने फिर बाद में कब्जा कर लिया, वो बात की बात थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये चीज़ें देखने को मिली। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल मैंने अच्छे से आपको वुड का जो घोषणा पत्र, आज की इस क्लास में वुड का घोषणा पत्र का टॉपिक खत्म हो गया। आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ भी पढ़ना है। अभी आप देखेंगे तो महत्व, विशेषता, दीर्घकालीन, तत्कालीन प्रभाव, ये सारी चीज़ें किताब में बहुत बड़ी बड़ी दी गई हैं, बहुत लंबे तरीके से दी गई हैं। इनको एक्सप्लेन करने का कोई महत्व नहीं। एग्जाम टाइम में अगर कोई प्रश्न रहता है तो मैं आपको उस चीज़ की पिक्चर्स क्लिक करके टेलीग्राम पर दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिलहाल आएगा नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो शेयर कर दिया। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ प्रश्न, जो आपको प्रश्न आएगा इस टॉपिक से और जो आपको मुझे कमेंट करते हुए हर एक बंदे को बताना है। ठीक है, चाहे वो कोई गर्ल हो या चाहे वो कोई बॉयज़ हो। फ्रेंड्स देखो, एक बात बहुत क्लियर तरीके से बता रही हूँ कि आपको मेरा सपोर्ट करना होगा, आपको मेरे साथ पंक्चुअल होकर टाइम पर आना होगा। ठीक है, क्लासेस आपको मिलेंगी, मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूँगी। ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है, वुड का घोषणा पत्र कब जारी हो, इनकी डेट आपको बतानी है। ये प्रश्न आपको दो तरीके से आएगा, जैसा कि मैंने आपको अति लघु उत्तरी का 1 नंबर का दे दिया है इस तरीके से, या आपको जो है ऑब्जेक्टिव दे देगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? आपको डेट बतानी होगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी लोग आंसर करेंगे, जितने भी लोग क्लास में आएंगे आज की इस क्लास में। चैट बॉक्स में, कमेंट में नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ताकि अगर मैं चैट बॉक्स में ऑनलाइन नहीं रहती हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें, मैं वहाँ पे देखूँ किसने आंसर किया है। मुझे कुछ बच्चों के नाम भी क्लियर हैं, मैं देख रही हूँ क्या क्या चीज़ें कैसी हैं, तो सभी आंसर करेंगे इस बात को लॉयल्टी के साथ। ठीक है, तो कब जारी हुआ था ये बात आपको बतानी है। दूसरा, सर चार्ल्स वुड कौन था? चार्ल्स वुड के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, ध्यान रखिएगा। पहली क्लासेस जब हुई है तो मैंने आपको इनके बारे में बताया। ये कौन था आपको 2 लाइन में मुझे बताना होगा, या तो आप एक वर्ड में बता सकते हैं, एक बेसिक से सिंगल से वर्ड में इसका आंसर है। तीसरा प्रश्न आपको देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहते हैं? इंडिया में मॉडर्न टाइम में, ठीक है, भारत में जो आधुनिक शिक्षा चल रही उनका जन्मदाता या उनका फादर किसको माना जाता है? तीसरा क्वेश्चन आपको आंसर करना इसी टॉपिक से है। फिर यहाँ पे 4th क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस घोषणा पत्र को कहा जाता है? भारतीय शिक्षा के लिए मैग्ना कार्टा किस घोषणा पत्र को कहा जाता है? इस बात को भी आपको मुझे क्लियर आंसर करना होगा। मैंने आपको महाधिकार का बताया था ना, महानाधिकार के बारे में बताया था, उपाधि के बारे में कुछ चीज़ें भी बताई थी ऊपर ना, वही चीज़ें यहाँ पे मैग्ना कार्टा और वो दोनों सेम उपाधियाँ हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होएगा कि मैंने आपको स्पेशल चीज़ें नहीं इंडिकेट की है तो ये राइज कहाँ से हो गया। अभी उपाधि के बारे में मैंने आपको बताया था, इस बात को थोड़ा सा पिंच करते हुए समझते हुए चलेगा, प्रश्न आपको कैसे आएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन और यहाँ पर है। 5th देखिए, पहली बार महिला शिक्षा का समर्थन किस घोषणा पत्र में किया? ऐसा कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया? मैकॉले मिनट्स का, कि वुड्स का, कि किसका, कि चार्ल्स वुड का, कि किसका किया गया, कि जिसमें वो जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, जो हैं, इनका समर्थन किया गया, इनको इनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। तो ये भी आपको मुझे बताना है। मैंने आज की इस क्लास में आपको 5 क्वेश्चन टोटल दिए, अच्छे से आपको सभी को आंसर करना है। पहले पूरा पढ़ाया, फिर मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए, तो 5 आंसर सभी लोग मुझे कमेंट करते हुए बताएंगे। ठीक है, ये आपका टास्क है। होपफुली क्लास इंटरेस्टिंग होगी। इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने अच्छे से समझाया, बताया। आज की इस क्लास में वुड का घोषणा पत्र यहीं पे ख़त्म होता है। हम इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंटिन्यू करें। अगर अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, कमेंट करते हुए जाइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।